Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the important questions from chapter Cold War, and these questions which we are discussing are the questions which have been asked in the previous board examination. So you must be very attentive in watching these videos, because these are really very helpful for you if you watch it carefully and copy down the questions and the main points of the answer. ओके तो अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है, व्हाई वाज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर? एक्सप्लेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, the question is, why was the end of Second World War considered to be Why was the end of Second World War considered to be the beginning of Cold War? ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे? पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्या वो बात थी, वो क्या रीज़न था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है. क्यों ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने में ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई और जिसके कारण ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करना है वो ये बताना है कि हाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड. कैसे एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड with the dropping of atom bomb on two cities of Japan, that is Hiroshima and Nagasaki, है ना? हिरोशिमा नागासाकी, इन दोनों पे यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड माना जाता है. बट अगर एक्चुअली हम देखें तो क्या कंडीशन थी? एक्चुअली जो कंडीशन थी दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. दुनिया को यही समझ में आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो एटॉमिक बम गिराया तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ. ऐसी बात नहीं है. एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, जापान तो पहले ही सरेंडर कर चुका था एंड जर्मनी भी सरेंडर कर चुका था. जो एक्सिस कंट्रीज थे, एक्सिस पावर्स थे, जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों समर्पण कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे. देखा जाए तो देयर वाज नो नीड ऑफ ड्रॉपिंग दिस न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. कोई ज़रूरत नहीं थी अमेरिका को इन बॉम्ब्स को गिराने की. अगर वो बॉम्ब्स नहीं भी गिराते तो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था. लेकिन फिर भी अमेरिका ने बॉम्ब को गिराया. क्यों गिराया? ये इसलिए गिराया क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है. क्या डिप्लोमेसी है? वो ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देख रहे हैं कि यूरोप पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो चुका था. जो एक्सिस कंट्रीज थे, जर्मनी और इटली तो ख़त्म ही थे, और बाकी के जो अलाइड पावर्स थे जो कि यूरोप को बिलोंग करते थे, जैसे ब्रिटेन है, देन फ्रांस है, इन सब की भी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी. हम लोग इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. हम लोग ये सब लोग जानते हैं कि यूरोप जो है वो बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप वॉज कंसिडर्ड एज द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर it came to be known as continent of debtors.
पहले वो क्रेडिट लोगों को उधार देती थी, अदर कंट्रीज को वो उधार देती थी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि उसको उधार लेने की जरूरत पड़ने लगी। इतनी पुअर कंडीशन, इतना डिवास्टेशन यूरोप में हुआ, इतने लॉस ऑफ प्रॉपर्टी यूरोप में हुआ कि यूरोप पूरी तरह से हिल गया, जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें ये समझ में आ गया कि यूरोप, जो कि यूरोप ही सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट था बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन की हेजेमनी थी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश अंपायर के बारे में क्या कहा जाता था जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, स्पेशली इस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन एकदम अपने चरम पावर पे था, कल्मिनेशन ऑफ पावर पे था, और उसके बाद भी वो काफ़ी पावरफुल था। ब्रिटिश अंपायर के बारे में कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं ढलता। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ब्रिटिश अंपायर जो थी वो पूरे अर्थ में फैली हुई थी। ये इसके पीछे ज्योग्राफी है। सन का जो रे है, हम लोग जानते हैं कि हाफ पार्ट जो है उस पर सन का रे पड़ता है अर्थ के, हाफ पार्ट अंधेरा रहता है। जब इंडिया में दिन होती है तो उधर जो यूरोपियन कंट्रीज है, खास करके जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट पड़ते हैं, वहां पर अंधेरा रात होती है। तो जो सन का रे पड़ रहा है ना, वो ब्रिटिश एम्पायर के किसी न किसी पार्ट में पड़ता ही रहता था 24 घंटे। कहने का ये मतलब इतना बड़ा एम्पायर था, ज्योग्राफिकली जो उसकी टेरिटरी थी ब्रिटिश एम्पायर की, वो इतनी बड़ी थी। तो जो दबदबा, जो डोमिनेंस ब्रिटेन का था, जो डोमिनेंस यूरोपियन कंट्रीज का था बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है। तो अब क्या था, अब जो एक नया सिस्टम, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा था, और इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल कौन प्ले करने जा रहा था? अमेरिका। अमेरिका ने अपने पावर को धीरे धीरे गेन किया था, बिल्कुल अलूफ रह करके। हम लोग इन चीज़ों को भी हमने यूएस हेजेमनी जब पढ़ा था तो सारा कुछ डिस्कस किए हुए हैं, है ना, कि किस तरह से यूएस ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया वो क्या था? अलूफनेस की पॉलिसी थी। 1776 में यूएस को आज़ादी मिलती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उसके बाद यूएस को दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो बिल्कुल अपने पावर को वो कर रहा था, कल्मिनेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। इट्स कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट कर रहा था अपने पावर को। फालतू की चीज़ों में अपने आप को इंगेज नहीं करना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शुरू में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया जापान ने, तब जाकर के ये इन्वॉल्व होता है 1941 में। तो ये अपने पावर को बहुत बढ़ा चुका था, और जो नया ऑर्डर आने जा रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ये पता था कि यूएसए जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा। दूसरी तरफ यूएसएसआर था। यूएसएसआर जो कि 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद लेनिन आए वहाँ पे पावर में, और उन्होंने ही ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का फॉर्मेशन किया, और मतलब बहुत कम समय में यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा काफ़ी डेवलपमेंट अचीव किया। ठीक है। तो अब ये यूएसए की समझ में आ चुका था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन होने जा रहा है उसमें दो ही कंट्री सामने दिखने वाली, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। तो अब ये जो जापान पे, अब हम फिर वहीं आते हैं कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड किया विद द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब ऑन द 2 cities ऑफ जापान। तो ये जापान कहाँ है, इसका लोकेशन बताइए। जापान एशिया में है। अमेरिका ने एशिया के एक कंट्री के 2 शहरों पे बॉम्ब इसलिए गिराया ताकि लोग ये समझ लें कि आई एम मोर पावरफुल देन यूएसएसआर। खास करके एशिया में अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कि जो कंट्रीज हैं वो ये न समझे कि यूएसएसआर ही पावरफुल है, बल्कि दुनिया को ये दिखा दे कि हम यूएसए और यूएसएसआर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यूएसए इज फार अहेड ऑफ यूएसएसआर। दिस इज द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर। ये था, इसको हम कहेंगे एक बहुत ही उम्दा डिप्लोमेसी, लेकिन एक ऐसी डिप्लोमेसी, एक ऐसी गंदी डिप्लोमेसी जिसने लाखों लोगों की जान ली, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स
कई सारे सालों के बाद आते रहे, तो इनके लिए ह्यूमन लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और क्या कहा जा सकता है इसको कि इतने सारे लोगों की जान आपने बिना मतलब का ले ली। जब वो सरेंडर कर चुका था तो फिर आखिर अपना सिर्फ दबदबा दिखाने के लिए, अपने पावर को बताने के लिए, दिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड ही इस तरह से किया गया, जिससे कि ये समझ में आ गया कि ये यूएसए और यूएसएसआर ये दो सुपर पावर्स बच गए। और साथ ही साथ जो दूसरी बात हुई वो ये हुई कि दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ दिस ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। वो क्या है कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड में ही न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लिया गया, तो अब ये बात एकदम क्लियर हो गई कि अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, इफ थर्ड द वर्ल्ड हैज टू फेस another world war, then that world war will be fought with nuclear bomb only. ये अब क्लियर हो चुका था कि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हो गया, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो उसमें तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही यूज होगा। तो ये जो एक डर था, जिस तरह का जो लॉस फेस करना पड़ा, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब के यूज़ के कारण, वो पूरी दुनिया ने उसको एक्सपीरियंस किया था। और अब ये बात कोई भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता था, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूएसएसआर हो, कि फिर से हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर करें। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, ये तो अब क्लियर हो गया था। लेकिन राइवलरी तो थी, दो सुपर पावर्स तो थे, उनके बीच राइवलरी तो थी। तो ये राइवलरी कैसे वो होगी, आगे चलेगी? राइवलरी कैसे आगे चलेगी? थ्रू कोल्ड वॉर। तो इसलिए कोल्ड वॉर हुआ कि हम आपस में, ऊपर से तो हम रिलेशन ठीक ठाक रखेंगे, ऊपर से हम लोग फ्रेंड हैं, लेकिन अंदर अंदर हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते रहेंगे। इससे क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। वॉर्स हुए, ऐसा नहीं कि कोल्ड वॉर के दौरान कोई वॉर ही नहीं हुआ। शूटिंग वॉर्स उसको हम कहते हैं, छोटे मोटे वॉर्स होते रहे, हाँ उसमें भी जाने गई, लॉस ऑफ लाइफ हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, बट वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस था ना, वो बहुत कम था। अगर वही शूटिंग वॉर्स की जगह सपोज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता तो कितने सारे लोगों की जान चली जाती। तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि कोल्ड वॉर हो, हॉट वॉर न हो। तो यही रीज़न है, दीज आर द रीजंस क्यों ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि उसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता था। उसमें हमने एक रास्ता निकाला गया कि राइवलरी भी बनी रहे और लॉस ऑफ लाइफ भी ना हो, जिसके लिए ये कोल्ड वॉर आया। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हमें इंक्लूड करना है, आई एम गोइंग टू राइट डाउन। यू मस्ट कॉपी डाउन द क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर very important questions. Okay, so इस क्वेश्चन के आंसर में हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, वो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? हमारे इंट्रोडक्शन में होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किनके बीच में हुआ? अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर, है ना? ठीक है, इनके बीच में हुआ। इसका पीरियड क्या था, टाइम पीरियड क्या था? 1939 टू 1945। और इसमें किसकी जीत हुई, ये इसके साथ हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा मेन कंटेंट है वो यही कहेंगे कि लास्ट, मतलब इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसका लास्ट यही कहेंगे कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। अब पहला क्या होगा?
सबसे पहली चीज तो इसमें हम यही कहेंगे कि ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब by US on two cities of जापान। ठीक है, आप इसको एलाबोरेट कर सकते हो, इसमें आप सिटीज का नाम बताओगे, देन टाइम डेट 6 अगस्त एंड 9 अगस्त होगा जिस दिन ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों के बाद फिर हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। सेकेंड पॉइंट हम क्या कहेंगे कि क्रिटिसिज्म, क्यों इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एक्ट, क्या क्रिटिसिज्म है इस एक्ट का। ये जो एक्ट, जो काम किया गया, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, इसको हम कैसे क्रिटिसाइज क्यों करेंगे, क्योंकि जापान सरेंडर कर चुका था और उसके बाद भी गिराना वाज नॉट ह्यूमन एक्ट, इसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम कहेंगे सपोर्ट क्यों किया गया। सपोर्ट ऑफ दिस एक्ट, अब ये जो सपोर्ट किया गया वो जो अमेरिका था और जो अलाइड पावर्स है उनका ये कहना था कि जापान में अभी भी अलाइड लाइव्स को, अलाइड जो मिलिट्रीज वहाँ पे थी उनको अभी भी खतरा था। दे वर अंडर द थ्रेट फ्रॉम द जापानीज मिलिट्री एंड दैट इज व्हाई दीज बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड। ठीक है, तो सपोर्ट का ये पॉइंट है। सपोर्ट क्यों किया, मतलब क्यों बॉम्ब गिराया, यूएस ने बॉम्ब गिराया, तो उसके पीछे कुछ रीजन था। ये यूएस का और जो बाकी के जो अलाइड पावर्स थे उनका कहना था कि अभी भी लाइफ को खतरा था, अलाइड लाइफ्स को वहाँ पे खतरा था जापान में, इसलिए गिराया गया। बट यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म और सपोर्ट दोनों करने के बाद हम आएंगे मेन जो इंटेंशन था यूएस का बॉम्ब गिराने के पीछे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है क्रिटिसिज्म के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ये पूरा। इसके बाद हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया, अभी चौथा पॉइंट इसमें आएगा। ठीक है, 4th पॉइंट अब मैं लिखने जा रही हूँ। तो 4th पॉइंट में हमारा होगा कि रियल इंटेंशन ऑफ यूएस का रियल इंटेंशन क्या था। ठीक है, और 5th पॉइंट हम इसमें देंगे कि प्रेजेंट कंडीशन क्या थी वर्ल्ड की। यूरोप जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ यूरोप। तो ले दे के बच गया कौन, यूरोप तो खत्म हो चुका था, तो बच गए यही 2 सुपर पावर्स। ठीक है, और इसी से हम कहेंगे कि इसी का लॉजिकल कंक्लूजन हो रहा है कि इमर्जेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स। ठीक है, और लास्ट इसी में पॉइंट हमारा हो जाएगा कि वो use of nuclear bomb in the end of the Second World War make it compulsory for the superpowers not to go for the Third World War. The world cannot afford
थर्ड वर्ल्ड वॉर, है ना। ये हो गया हमारा आंसर, और इसमें आपको कंक्लूजन, कंक्लूजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में हमको यही देना होगा कि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड, क्योंकि देखो कंक्लूजन और इंट्रो ये बहुत एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि हमने जिन चीज़ों के साथ स्टार्ट किया, बीच में चीज़ों को डिस्कस किया, और फिर हमारे पॉइंट्स बहुत कुछ इंट्रोडक्शन से मिलता हुआ आएगा, तो फिर हम यही कंक्लूड करेंगे कि हमने इन सिचुएशंस को देखा, और इसी कारण हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसे ही एंड होता है उसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज it's about non-aligned movement. The question is the non-alignment movement, just the non-aligned movement has become irrelevant today, has become irrelevant today. This is a statement, ये एक statement है, ठीक है। Now the question is, do you agree with this statement? Do you agree with this statement? Give reasons. For your opinion. तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक स्टेटमेंट है that the non-aligned movement has become irrelevant today. Today कहने का मतलब क्या हुआ? आज का जो टाइम है वो क्या है? डिसइंटीग्रेशन हो चुका है यूएसएसआर का, 91 में ही हो गया। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, कोई सुपर पावर, दो सुपर पावर है नहीं, बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुका है, यूएस की हेजेमनी एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो इस तरह का जो आज के समय में जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, क्या उसमें हमको ये हम इस लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गई। रेलेवेंस कहने का मतलब इसकी कोई अब यूटिलिटी नहीं रह गई। देखा जाए तो ये एक सही स्टेटमेंट है अगर ऊपर ऊपर से देखें तो, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट आया ही क्यों था? नॉन अलाइनमेंट का मेन जो रीजन था वो ये था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द कंट्रीज विच गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो एशिया और अफ्रीका की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको एक तीसरा ऑप्शन देना। यू डोंट नीड टू ज्वाइन ईदर ऑफ द ब्लॉक्स, डोंट ज्वाइन दैट यूएस ब्लॉक, डोंट ज्वाइन दैट यूएसएसआर ब्लॉक। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग ईदर ऑफ दीज ब्लॉक्स, यू ज्वाइन नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ये था, है ना, कि आप जैसे अगर नॉन अलाइनमेंट नहीं होता तो क्या होता?
जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे 45 के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे उनको किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना ही पड़ता, क्योंकि वो वही सिचुएशन थी। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि नॉन अलाइनमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि भाई आप किसी ग्रुप में मत चाहिए, क्योंकि अगर ग्रुप में हम हर पूरी की पूरी कंट्री दुनिया की किसी न किसी ग्रुप में बन जाती, चाहे यूएस ब्लॉक में चली जाती, चाहे सोवियत ब्लॉक में चली जाती, तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, व्हाट कुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ दिस, कि बहुत ज़्यादा राइवलरी बढ़ जाती, वर्ल्ड पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता। तो इसी सब पर्पज से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया कि आपको एक तीसरा ऑप्शन भी हम दे रहे हैं, आप दोनों में से किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करिए, आप नॉन अलाइन मूवमेंट, यू आर नॉट अलाइन टू एनी ऑफ द ग्रुप्स, है ना। तो ठीक है, जब तक कोल्ड वॉर था तब तक तो हमें नॉन अलाइन रहने की जरूरत थी भाई, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं करना था हमें किसी के साथ। लेकिन अब जबकि कोल्ड वॉर रहा ही नहीं, बाइपोलर वर्ल्ड रहा ही नहीं, एक सिंगल कंट्री की हेजेमनी हो चुकी है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आखिर हमें नॉन अलाइनमेंट की जरूरत कहाँ पड़ रही है, ये तो इररिलेवेंट हो गया। तो योर इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट विद दिस ओनली कि यस, ऐसा लगता है कि ये इररिलेवेंट हो गया है बिकॉज बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, कोल्ड वॉर नहीं है। लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल अंदर में जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि नो, इट इज स्टिल रेलिवेंट। इसके कुछ कोर वैल्यूज थे, कोर वैल्यूज एकदम जो बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कोर वैल्यूज पे ये बना हुआ मूवमेंट है। इसका मेन जो इशू है वो ये था कि जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हैं, जो कि पहले कॉलोनीज हुआ करते थे, खास करके यूरोपियन पावर्स के, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के जो कॉलोनीज थे, उनके लिए ही ये बना था नॉन अलाइन मूवमेंट। उन सबका जो भी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए, उन सब की हिस्ट्री एक थी। वो सभी एक्सप्लॉइटेड थे बाय दीज कॉलोनियल पावर्स। उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, बहुत बुरी तरह का पॉलिटिकल सब्जुगेशन था, सोशल और सोसाइटी एंड कल्चर को भी पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की गई थी। तो ये सारे कंट्रीज जो कि कॉलोनी थे ब्रिटिश या अदर यूरोपियन पावर्स के, उन सब के बीच में एक यूनिटी, टाइप ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो सब ने एक ही चीज़ को फेस किया है, सबने एक ही चीज़ को सफ़र किया है, सबका एक्सप्लॉइटेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथों हुआ है। तो एक तरह का उनके बीच में हिस्टोरिकल एफिलिएशन था, है ना। और अब जबकि उन्हें आज़ादी मिल चुकी है, तो अब उनको क्या करना है कि एक पावरफुल फोर्स बन के आना है। अब बहुत हो गया है ना, बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है हमारा, अब और नहीं एक्सप्लॉइटेड होना है हमें इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथ में। तो वी ऑल नो यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनिटी में ही तो स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनको यूनाइट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका था ये नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम सब एक यूनिट की तरह बिहेव करें। हम सब एक हैं, हमारे पास्ट एक जैसे रहे हैं, प्रेजेंट में हम लोग एक जैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो हमें एक होके रहना। अगर हम एक होके रहेंगे तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हमारे सामने हैं उनका हम मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो भी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो बड़े पावर्स के फॉलोअर्स न बन जाए, बल्कि उनको फॉलोअर्स नहीं बनना है, उनको अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आप अडॉप्ट करिए। आप किसी ब्लॉक के हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट करिए। या फिर अगर आज के समय में हम देखिए, आज यूएस हेजेमनी है, तो इफ़ यू आर अ नॉन अलाइन्ड कंट्री, यू डोंट नीड टू फॉलो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस के हिसाब से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, हम खुद ही पावरफुल हैं, हम क्यों किसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा कंट्रीज होंगी नॉन अलाइनमेंट में, उतना उनका पावर बढ़ेगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी of the countries of developing countries of एशिया एंड अफ्रीका। तो इसलिए ये आज भी रेलिवेंट है, आज भी हमें यूनाइटेड होकर रहने की ज़रूरत है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको यूनिटी की आज भी ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा सिस्टम आज के समय में प्रिवेल कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम देखिए, वो हर
सिस्टम जो है वो अनडेमोक्रेटिक है। इस तरह से चीज़ों को किया जाता है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब चीज़ें उनके हिसाब से होती हैं। तो हमको इसको डेमोक्रेटाइज करना है। जैसे कि हमने देखा 1972 में अंकटैड ने जो रिपोर्ट दिया उसमें जो रिफॉर्म्स के सजेशंस दिए वो क्या था, दैट वाज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एंड इकोनॉमिक ऑर्डर दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज का इंपॉर्टेंस है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये आज भी रेलिवेंट है। आज कोल्ड वॉर नहीं है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, स्टिल इन चीज़ों की जरूरत तो आज भी हमें है। तो इसके अंदर हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, नाउ आई विल राइट डाउन द पॉइंट्स, ओके। इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन में हम यही कहेंगे कि हाँ कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है और बाइपोलर वर्ल्ड नहीं रहा है, तो लॉजिकली ये इररेलेवेंट हमें लगता है, बट एक्चुअली इसके रेलिवेंस है। रेलिवेंस में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द on the core value, core value of unity of the decolonized countries। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट होगा कि देयर इज नीड टू डेमोक्रेटाइज द political and economic वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें आप वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और अंकटैड को डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लोबलाइजेशन, जो कि तुम्हारे आरटी का फर्स्ट पेपर 1 का सेकेंड चैप्टर है। पेपर 1 में 2 चैप्टर हैं, पहला ये है कोल्ड वॉर और दूसरा ग्लोबलाइजेशन है। तो कल हम लोग ग्लोबलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके।